Hello friends, welcome to my channel. I have a question and in this video we will solve. Let's begin. So, the question is evaluate the integration where limit from 0 to 1.5 and the function is greatest integer x square dx where ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसे आप देख पा रहे हैं रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. ओके, तो कुछ लोग इसे स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं. अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये बिहेव कैसे करता है. जैसे हमें पता लगेगा थोड़ा इस फंक्शन के बारे में, फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसा बिहेव रखता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो यहाँ से आप लोग देखो कि ये हमारा इनपुट है और ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे ही हम इनपुट देंगे तो हमें कैसा आउटपुट मिलेगा. ओके, तो पहले हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे. राइट, तो हम लोग पहले ये 17 को देखते हैं. तो 17 क्या है? एक इंटीजर नंबर है. ओके, तो जैसे ही हमने 17 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाला तो हमें 17 ही मिल गया. तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर, जितने भी हम इंटीजर नंबर डालेंगे, जितने भी हमारे पास इंटीजर नंबर हैं वो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स इंटीग्रल वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता. तो अब आइए हम लोग नॉन इंटीग्रल वैल्यू की बात करते हैं. तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू लाइक 5.39, तो जैसे ही 5.39 को हम इनपुट डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हमें 5 मिलेगा. तो 5 कैसे मिला? कि ये 5.39 से जस्ट जो छोटा इंटीजर है, 5.39 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 5. तो 5 हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा. ओके, तो हम लोग थोड़ा नेगेटिव नंबर की भी बात कर लेते हैं. तो अगर -8.072 डालें तो -8.072 है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -9. ओके, तो कुछ और है जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू के अलावा, इवन हम बोल सकते हैं कि पूरी रियल लाइन का जो इनपुट डालेंगे सिर्फ इंटीजर नंबर को छोड़कर, तो बाकी सब पर इफेक्ट पड़ेगा. तो जैसे हम √2 को डालें तो √2 हमें 1.414 होता है, हमें पता है. तो इसका जो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? 1.414 से जस्ट छोटा 1. √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 1.732 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 1. √3 + 1 ले लीजिए तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 1 टोटल 2.732. 2.732 से सब जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है? 2. पाई को ले लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 3.1415, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर है वो है 3. ओके, मतलब हुआ कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू को जैसे ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा. तो अब देखो, अब ये जो x है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाला तो हमें आउटपुट कैसे देखेंगे हम? अगर हमें बोले कि तुम GIF को डिफाइन करो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x और इक्वल टू x. इक्वल टू की कंडीशन कब आएगी? जब इनपुट में इंटीजर खुद होगा. जैसे 17 एक इंटीजर है और हमें 17 ही मिल गया, तो इक्वल टू की कंडीशन तो आएगी जब इंटीजर हमें इनपुट में मिलेगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x की बात जब आएगी? जब हम नॉन इंटीग्रल वैल्यू को इनपुट के रूप में रखेंगे और हमें आउटपुट इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी. इतनी देर में हमने देख लिया कि हम इनपुट में कुछ भी डाल रहे हैं, ये फंक्शन में इनपुट के रूप में कुछ भी दे रहे हैं तो हमें आउटपुट हमेशा इंटीजर ही मिल रहा है. अच्छा, क्यों बोलते हैं इसको इंटीजर फंक्शन? क्योंकि इस फंक्शन के जो सारे आउटपुट हैं वो इंटीजर हैं, इसलिए इसको इंटीजर फंक्शन बोलते हैं. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं? ये इंटीजर फंक्शन के आगे ग्रेटेस्ट का क्या मतलब हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, तो बिल्कुल जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारा इनपुट होगा उससे जस्ट छोटा इंटीजर
तो हम तो छोटा बात करें, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब हुआ? ये जो 5.39 है, इससे जितने भी छोटे इंटीजर है वो कौन कौन से हैं? 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, ये सारे छोटे इंटीजर हैं। तो इन सारे इंटीजर में से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 5 है और वही हमारा आउटपुट है, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं ना कि जो आउटपुट है वो हमें रियल वैल्यू मिला है, इसलिए हम इसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इतना कुछ सीखने के बाद हमको पता लग रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी एक अनोखी बात है। वो क्या है कि हम फंक्शन में कुछ भी रियल लाइन में से उठाकर डाल दें, हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, राइट। तो डोमेन हमारा यहाँ से क्या हुआ? -∞ टू इन्फिनिटी, पूरी रियल लाइन है इसका डोमेन, एंड द रेंज इज इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसका जनरलाइजेशन हम इस तरीके से देखते हैं कि n लेस देन इक्वल x लेस देन n+1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या मिलता है? n, कि ये जो x है, जो इनपुट है, वो अगर इस कंडीशन के बीच में है कि अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो 1 और 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद भी रख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम इसको याद ही रखें, बस ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको हम लोग कहेंगे क्या? कैसे इसको बोलेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ से पहले हम लोगों को कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे, फिर हमें आउटपुट मिलेंगे। तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ आउटपुट, जैसे कि ये जो इंटरवल लिया है x के लिए, तो अगर x 0 से 1 तक रहेगा, हम 0 से 1 तक इनपुट डालेंगे तो हमें सिर्फ 0 ही मिलेगा आउटपुट के रूप में। जैसे मैंने 0 डाला तो मुझे 0 मिलेगा, और मैंने 0.1 दिया, 0.1 दिया, फिर भी 0 मिलेगा, 0.2 दिया, फिर भी 0 मिलेगा। तो ऐसे 0.9 तक हमें 0 ही मिलता जाएगा। तो इस तरीके से जब भी 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा x, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0। सिमिलरली 1 और 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सिमिलरली 2 और 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना कि 0.2 ऐसे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 0 ही तो है। इस प्रकार हमें 0 मिल जाएगा। ओके, तो अब हम इन आउटपुट को इसमें पुट करते हैं। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने इनपुट 0 दिया तो मुझे 0 मिला, 0.1 दिया फिर भी 0 मिला, फिर भी 0, 0, 0। तो 1 पर मैंने होल बना दिया, क्योंकि 1 पर मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 1 पर होल बना के ये जस्ट ऊपर कूद गया। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने 1.1 रखा तो भी मुझे 1 मिला, 1.2, 1.9 तक मुझे 1 ही मिला, लेकिन 2 पर मुझे 2 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने होल बना दिया, 2 पर मुझे 1 ना मिलके मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सिमिलरली फिर 2.1, 2.9 तक मुझे 2 मिलेगा, 3 पर मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव इंटीजर को इस तरह से लिखेंगे, और नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या ग्राफ बनेगा? यहाँ पर मैं पुट करूंगी -0.5। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? -1, क्योंकि जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -1। तो इस तरीके से -0.9 तक मुझे -1 मिलेगा, -1 पर मुझे -1 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने होल बनाया क्योंकि 0 पर तो 0 मिलेगा, राइट। तो उसके बाद मैं 1.1 से लेकर -1.9 तक रखूं तो मुझे -2 मिलेगा। सिमिलरली फिर मुझे -3 मिलता जाएगा। तो इस तरीके से ये सीढ़ियाँ बनती जाएगी। अच्छा, ग्राफ में तो हम लोग x के लिए देख कर आए हैं, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है एक्चुअल में? x²। तो अब हम लोग कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमने x के लिए देखा, सिमिलरली हम x² पर भी बात करेंगे। आइए देखते हैं हम। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं 0 और 1 के बीच में x को रखूँगी और इनपुट दूंगी तो मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भी सिमिलरली होगा कि अगर x²
0 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर, ये आउटपुट भी, ये एक फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, तो इसका आउटपुट है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 या 0 से बड़ा और 1 तक रहेगा। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 0 मिलेगा। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर का आउटपुट 1 और 2 तक रहेगा, तो हमें एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरीके से 2 और 2 से बड़ा एक्स स्क्वायर 3 से छोटा रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर तो बात हुई इन तीनों पॉइंट में तो बात हुई आउटपुट की। तो अब इनपुट की बात करते हैं कि हम एक्स को क्या लेंगे कि हमें इस तरीके के इनपुट मिल जाएं। तो यहाँ से तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर भी 0 मिलेगा, और 1 तक हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इनके बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। ओके, तो अगर हम x का यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है, चलो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं x को 0 और 1 के बीच में लेती हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर जो आउटपुट है वो भी यही सेम मिलेगा, ये सेम मिलेगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, 0। तो अगर x 0 और 0 से बड़ा और x से 1 से छोटा होगा तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात आती है कि हम सेकंड पॉइंट को कैसे समझें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा। तो इस हिसाब से x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 1 और 1 से बड़ा और √2 से छोटा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारी बातें हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड बात है। तो अगर x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और √2 से छोटी होगी तो ये हमें एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा जिससे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे 1 मिल गया, और क्योंकि x जो हमारी लिमिट थी वो हमारी x थी, तो लिमिट 0 से 1.5 तक थी। तो ये 0 से 1, 1 से √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। 0 से 1, 1 से 1.4 और 1.4 से 1.5। तो √2 से हम 1.5 तक जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखो, √2 से 1.5 तक हम लोग जाएंगे, मीन्स 2 से, तो सबसे जो छोटा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो है 2। तो यहाँ से मुझे आउटपुट क्या मिला, 2 मिलेगा। जैसे ही हम लोग √2 को एक्स स्क्वायर में डालेंगे तो मुझे 2 मिलेगा। तो इसका कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा एक्स स्क्वायर का, कुछ इस तरीके से 1.5 का क्या होगा, 2.25। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमने अपनी लिमिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 0 से 1, 1 से √2, √2 से 1.5। आइए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को ये लिमिट्स को डिवाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो अब तक हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए इतना तो देख ही लिया है कि 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, इस तरीके से ये फंक्शन अलग अलग बिहेव करता है, अपने आउटपुट अलग अलग देता है, अपने आउटपुट सिर्फ इंटीजर ही देता है। तो इसलिए हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से हमें अपनी लिमिट को इस तरीके से डिवाइड करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हमने कर भी लिया। तो वहाँ पर हमने देखा कि जब 0 से 1 तक होगी हमारी लिमिट, मतलब x 0 से 1 तक होगा, तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है, 0, प्लस 1 से √2 के बीच में आउटपुट मुझे मिलता है 1, प्लस √2 से 1.5 के बीच में आउटपुट मुझे मिलेगा 2। ओके, तो फाइनाइट जब लिमिट होती है और इंटीग्रेशन हमें 0 का करना होता है तो मुझे 0 ही मिलता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, और ये जो लिमिट है वैसे मैंने लिख दी। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, प्लस 2, ये इंटीग्रेशन हो गया, √2 1.5 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.5 3.0 माइनस 2 √2। उसके बाद -3, ये -3 प्लस 3 माइनस 1 होता है 2, प्लस √2 मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 - 2 मुझे मिला। 2 - 2 इज द फाइनल आंसर। That is it for today. Thanks for watching. Bye.